हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्लेटो का परिचय, जो कि PSIR ऑप्शनल यूपीएससी का टॉपिक 10 पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट थिंकर हैं वो हैं प्लेटो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में, ठीक है। और वीडियो के आखिर में प्लेटो से जुड़ा एक क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो इस वीडियो का PDF है वो आप इस टेलीग्राम से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्लेटो का इंट्रोडक्शन। आज का ये फर्स्ट वीडियो है, प्लेटो का फर्स्ट पार्ट है। देन उसके बाद धीरे धीरे आगे के पार्ट्स प्लेटो के हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटो के बारे में सबसे पहली बात तो यही कि उनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी वो 347 ईसा पूर्व, ये भी एथेंस में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब ये कई बच्चों को इसमें मालूम नहीं होता कि जो ये ईसा पूर्व है या BC और AD क्या होता है। वैसे जनरली तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये मान लो 0 है, तो यहाँ पर प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था, हम उसको एज ए 0 या एज ए न्यूट्रल की तरह डिनोट करते हैं, और उनसे पहले के टाइम को हम BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जबकि उनके मृत्यु के बाद का समय हम AD या फिर CE बोलते हैं, ठीक है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट या BCE बिफोर कॉमन एरा, AD यानी एनो डोमिनो, उसके साथ CE यानी कि कॉमन एरा। तो या तो AD बोल लीजिए या CE या BC और BCE, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो BC और BCE जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम, और जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम को AD और CE से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो प्लेटो थे उनका जन्म कब हुआ था? 427 BC में, यानी कि आज से करीब करीब 2300 साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो एथेंस में जन्म हुआ था। तो एक बार एथेंस को भी मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है आपके सामने एक मैप जिसमें आपको यूरोप और अफ्रीका दिख रहा है। तो जो एथेंस है वो ग्रीस का कैपिटल है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ग्रीस से ऊपर यहाँ इटली दिख रहा है आपको, बुल्गारिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और इसके नीचे मेडिटेरेनियन सी है। तो जो ग्रीस था यहाँ पर एथेंस था, एथेंस उसका कैपिटल है, ठीक है। तो यहीं पर जो प्लेटो था उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अभी वापस हम अपने पिछले स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ देखी प्लेटो के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। यहाँ पर ये समझा हमने टाइम को कि BC और AD में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जिस वक्त प्लेटो का जन्म हुआ था उस समय जो एथेंस था, वहाँ का समाज था, वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित था, ठीक है। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश हो चुकी थी। मतलब क्या कि वहाँ पर जो समाज में शासन किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित था। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए रूल और लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जो शासक का मन करता था वो अपने हिसाब से करता था, चाहे वो सही हो या गलत। तो जिसकी वजह से समाज में क्या था, बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी, है ना। पूरा समाज में जो था वो भ्रष्टाचार हो चुका था। तो जिसकी वजह से जो प्लेटो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उस व्यवस्था को देखकर, ठीक है। तो
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं प्लेटो के बारे में। तो अभी हमने देखा कि जब प्लेटो का जन्म हुआ था तो ये 427 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस समय जो एथेंस था वो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर उनकी समाज व्यवस्था में था, जो शासन व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा निरंकुश हो चुकी थी, है ना। तो उसके आगे देखते हैं। और जो प्लेटो थे वो उस शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब उनको वो शासन व्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसमें बदलाव चाहते थे। ठीक है, तो कुछ और बेसिक बातें जो प्लेटो के बारे में जानने की हैं। तो पहली कि उनके जो गुरु थे, यानी कि प्लेटो के गुरु थे, वो कौन थे? सुकरात थे, जिनको इंग्लिश में सोक्रेटिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सोक्रेटिस थे, यानी कि जो प्लेटो के गुरु थे, उनका प्लेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो प्लेटो थे वो अपने गुरु को, यानी कि सुकरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, और जो सुकरात का मानना था या जो उनके विचार थे, उन विचारों का प्लेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और प्लेटो का तो ये भी मानना था कि जो सुकरात हैं वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन है, यानी कि समझदार इंसान जो इस धरती पर है, तो उस सबसे समझदार इंसान पृथ्वी के ऊपर एकमात्र है, वो है सुकरात। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था प्लेटो का सुकरात के ऊपर। सुकरात के जो विचार थे वो बिल्कुल प्लेटो ने अपनी जो आगे ग्रंथों की रचना की उसमें बिल्कुल साफ तरह से प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। सुकरात द्वारा उसके शिष्यों को एक अच्छे राज्य के गुण बताए जाते थे। यानी कि जो सुकरात अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, जिसमें प्लेटो भी शामिल थे, तो वो मेनली क्या बताते थे? सुकरात समाज व्यवस्था के बारे में अपने शिष्यों को बताते थे कि एक अच्छा राज्य, एक आदर्श राज्य किस तरह का होना चाहिए। तो वो अपने शिष्यों को इसी बारे में जागरूक करते थे कि एक आदर्श राज्य, एक अच्छे राज्य की क्या पहचान होती है ना। तो बेसिकली वो पॉलिटिक्स के बारे में अपने शिष्यों को बताते थे। अब क्या हुआ कि जो इसके अलावा वहाँ की जो सरकार थी, यानी कि जो शासन करते थे वहाँ के लोग एथेंस में, तो उनको प्लेटो द्वारा इस तरह की शिक्षा दिया जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सुकरात हैं अगर इसी तरह से लोगों को राज्य के बारे में बताने लगे और उन्हें समझाने लगे तो कहीं ना कहीं उनकी शासन व्यवस्था पर खतरा है। ठीक है, उससे उनकी शासन व्यवस्था या उन शासकों को हटाया जा सकता है। तो वो काफ़ी अस्थिर हो गए थे और काफ़ी सुकरात से नाखुश थे एथेंस के शासक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की शिक्षा दी जाती थी। तो एक तो ये भी बताते थे वो कि अच्छे राज्य कैसा होना चाहिए सुकरात अपने शिष्यों को, इसके साथ साथ वो न्यायपूर्ण समाज की शिक्षा भी देते थे कि किस तरह से एक समाज एक न्यायपूर्ण जस्टिसेबल सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ये सारी शिक्षा दी जाती थी सुकरात के द्वारा, वो क्या थी? मौखिक संवाद के ज़रिए, यानी कि कहीं लिख कर जैसे आज के ज़माने में होता है ऐसे नहीं दी जाती थी। जब सिंपली ग्रुप्स में लोगों को बिठाकर, उनके शिष्यों को बिठाकर, और वो मौखिक वार्ता के ज़रिए, मौखिक संवाद के ज़रिए अपनी बातें अपने शिष्यों को बताते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो मैंने अभी बताया था, देखिए वही बता रखा है यहाँ पर कि एथेंस की जो जनतांत्रिक सरकार थी, उनको ये आभास होने लगा था कि जो सुकरात हैं, यानी सुकरात द्वारा एथेंस के युवाओं को राज्य के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। यानी जो मैंने अभी बताया था कि जो एथेंस के शासक थे वो सोच रहे थे और समझ रहे थे कि जो सुकरात हैं वो राज्य के विरुद्ध जो देश के युवा हैं, जो एथेंस के युवा हैं, उनको भड़का रहे हैं। जिसका क्या परिणाम हुआ? वो शासक जो थे काफ़ी डर गए थे सुकरात से। इसी कारण उन्होंने क्या किया? परिणाम स्वरूप सुकरात को जहर पीने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि उन्होंने सुकरात की हत्या कर दी। सुकरात को उन्होंने एक जहर पीने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? राज्य के विरुद्ध
राज्य के युवाओं को भड़का रहे थे। ये वहाँ के शासकों का ऐसा मानना था, जिसकी वजह से सुकरात को जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो एक बहुत फेमस सी एक तस्वीर है, वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हैं सुकरात और ये जहर का प्याला उन्हें दिया जा रहा है और बाकी ये सभी जो हैं ये उनके शिष्य हैं। ठीक है, सुकरात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी बातों पर अडिग रहे, यानी कि वहाँ के जो शासक थे उन्होंने सुकरात को ऑप्शन दिया कि अगर वो चाहें तो इस जहर को पीने से वो उनको रोक सकते हैं, अगर वो अपनी इस तरह की शिक्षा देना लोगों को बंद कर दें। ठीक है, लेकिन सुकरात ने ऐसी बात, उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने खुशी खुशी ये जहर पी लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसी तस्वीर में ये दिखाया गया है। वापस अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया अभी, तो आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अब जब सुकरात की हत्या कर दी गई तो प्लेटो ये सब चीज़ देख ही रहा था, तो प्लेटो पर इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अत्यधिक प्रभाव पड़ा सुकरात की हत्या का। ठीक है, अब क्योंकि प्लेटो जो था वो सुकरात को क्या मानता था, धरती पर सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति मानता था, और प्लेटो के सामने उसके गुरु की हत्या कर दी गई, जहर देकर उसको मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्लेटो पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और प्लेटो को ऐसा लगा कि ये शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, जिसमें एक इतने समझदार, इतने वाइजेस्ट मैन की कोई कद्र नहीं करता, उसको जहर दे दिया गया। तो प्लेटो के मन में उस शासन व्यवस्था के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। ठीक है, आक्रोश पैदा हो गया था प्लेटो के मन में उस शासन व्यवस्था के प्रति। तो प्लेटो ने फिर आगे चलकर इसी संदर्भ में अपनी कई बुक्स भी लिखी, जो जिसमें उन्होंने शासन व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए उसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाना चाहा, क्योंकि प्लेटो जो थे वो मानते थे कि सुकरात के विचार काफ़ी अच्छे हैं, तो प्लेटो ने भी क्या किया, उनके विचारों को अपना लिया और उनके विचारों को आगे बढ़ाया। तो उनके विचारों को अब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, 386 ईसा पूर्व में एक इंस्टीट्यूशन, एक अकादमी नामक एक संस्थान खोला, शिक्षण संस्थान है ना, जहाँ पर प्लेटो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और अपनी शिक्षा में वो बेसिकली जो सुकरात के विचार थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को वो आगे भी बढ़ाते थे। ठीक है, तो अपन ये जो अकादमी थी, इस अकादमी में ही उन्होंने अपनी शिक्षण व्यवस्था यानी कि शिक्षा देना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पर इस अकादमी में आगे चलकर अरस्तु है ना, अरस्तु प्लेटो का शिष्य बनकर इस अकादमी में शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि जो प्लेटो ने इस अकादमी की रचना की, इसी अकेडमी में आगे चलकर जो अरस्तु है वो किसका शिष्य बन जाता है, प्लेटो का। यानी कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सिंपल, एस फॉर सोक्रेटिस यानी सुकरात, पी फॉर प्लेटो एंड ए फॉर अरिस्टोटल। ठीक है, तो सोक्रेटिस थे प्लेटो के गुरु और प्लेटो थे अरिस्टोटल के गुरु। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि प्लेटो ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, प्लेटो सुकरात के विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसके साथ साथ तो उनको कई ग्रंथ लिखने पड़े जिसमें वो अपने विचार और सुकरात के विचार को मेंशन कर सकते थे। तो उसमें पहला जो ग्रंथ था वो था रिपब्लिक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो प्लेटो के सभी पॉलिटिकल विचार हैं वो सभी के सभी किस में मिलते हैं, रिपब्लिक में। यानी रिपब्लिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है प्लेटो की। देन सेकंड बुक आती है उनकी स्टेट्समैन। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लॉज, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी रिपब्लिक है, देन स्टेट्समैन है और उसके बाद लॉज।
ठीक है। लेकिन हमारा जो टोटली फोकस होगा वो रिपब्लिक पर होगा। रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने क्या विचार दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा हम स्टेट्समैन और लॉज को भी देखेंगे, जबकि ये जो फोर्थ बुक है उनकी अपोलॉजी और क्रीटो, ये बिल्कुल भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, मतलब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली रिपब्लिक पर फोकस होगा, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट और लॉज पर, ठीक है। तो इनको देखेंगे आगे चलकर। अब बात कर लेते हैं ज़रा प्लेटो की शिक्षण पद्धति पर, यानी कि प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी वो किस आधार पर थी, यानी कि शिक्षण पद्धति क्या थी, शिक्षण की शैली क्या थी प्लेटो की, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्लेटो के जो सभी ग्रंथ हैं वो संवाद अथवा कथोपकथन शैली में है, यानी कि जो प्लेटो ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने डायलॉग के थ्रू, यानी कि जैसे सपोज कोई ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो ए पर्सन ने कोई क्वेश्चन किया, देन बी ने उसका आंसर दिया, तो इसी तरह से फिर दोबारा ए ने कोई क्वेश्चन किया, देन बी ने आंसर किया। तो इस तरह से जो ये शैली होती है इसको बोलते हैं कथोपकथन या संवाद शैली। तो प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथ इसी शैली में लिखे हैं। देन आगे चलते हैं। इस अध्ययन विधि को रचनात्मक पद्धति भी कहा जा सकता है, यानी कि जिस शिक्षण पद्धति का अध्ययन पद्धति का विधि का जो प्लेटो ने इस्तेमाल किया उसको रचनात्मक पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो ने ना तो आगमनात्मक विधि और ना ही निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। तो ये दो विधि हैं शिक्षण की, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी शिक्षण पद्धति का प्लेटो ने इस्तेमाल नहीं किया। इन दोनों को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी का यूज़ प्लेटो ने नहीं किया। हालांकि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि निगमनात्मक कही जा सकती है, यानी कि कुछ हद तक वो निगमनात्मक पद्धति पर बेस थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत टिल्टेड कह सकते हैं हम निगमनात्मक पद्धति के। इसके अलावा जो प्लेटो थे वो एक कल्पनावादी थे, दार्शनिक थे, यानी कि यूटोपियन फिलोसफर थे। वो आदर्श चीज़ों में विश्वास करते थे प्लेटो, यानी कि साइंटिफिक तरीके से थोड़ा कम सोचकर वो फिलोसफर की तरह ज़्यादा सोचते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, कल्पनावादी दार्शनिक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आगमनात्मक विधि देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। वहीं निगमनात्मक विधि को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो पहले आगमनात्मक विधि देखते हैं। आगमनात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले किसी भी कोई भी फिनोमिना है तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहले एक कल्पना की जाती है, यानी हाइपोथेसिस बनाया जाता है उस फिनोमिना के बारे में। अगर किसी भी चीज़ की हमें जानकारी लेनी है या कुछ पता करना है या अपनी तरफ से कोई थॉट कोई विचार देना है तो उसका एक तरीका होता है। तो उस तरीके में जो आगमनात्मक विधि है उसमें क्या होता है, पहले उस विचार की या उस फिनोमिना की कल्पना की जाती है। कल्पना करने के बाद उससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। उन तथ्यों को क्या किया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उन तथ्यों के हिसाब से जो कल्पना सोची थी उस कल्पना को और तथ्यों को मिलाकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये होता है आगमनात्मक विधि, ठीक है। मतलब कि ये उतनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होती है, थोड़ी दार्शनिकता पर आधारित होती है। वहीं जो निगमनात्मक विधि है वो थोड़ी सी साइंटिफिक इन नेचर होती है। देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है अगर कोई फिनोमिना हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, फैक्ट्स क्या है, उनको देखा जाता है। उनको देखने के बाद देन उसके बाद क्या किया जाता है, एक कल्पना की जाती है, हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि जब हमने फैक्ट्स देख लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके बेसिस पर फिर क्या करते हैं, एक धारणा बनाई जाती है, एक कल्पना की जाती है। और उस कल्पना करने के बाद और उन फैक्ट्स को मिलाने के बाद वो किसी एक फाइनल सिद्धांत पर पहुंचते हैं, थ्योरी पर पहुंचते हैं।
ठीक है, तो यानी कि पहले ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उसके बाद कोई कल्पना की और देन उस कल्पना को और तथ्यों को इकट्ठा करके, उनकी तुलना करके, अध्ययन करके फाइनली वो एक किसी थ्योरी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो मेथड होता है निगमनात्मक, वो थोड़ा साइंटिफिक होता है, जबकि जो आगमनात्मक होता है थोड़ा सा दार्शनिकता पर आधारित होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको इनके बीच का डिफरेंस। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो पर सुकरात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि क्या क्या प्रभाव पड़े थे प्लेटो के ऊपर सुकरात के। ठीक है, तो देखते हैं प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। तो प्लेटो पर सुकरात का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वो सुकरात को क्या समझते थे, वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समझदार इंसान अगर कोई है तो वो सुकरात ही है, ऐसा प्लेटो का मानना था। ठीक है, अब चूंकि प्लेटो काफ़ी समय तक सुकरात का शिष्य रहा है, इसलिए उसके विचारों में सुकरात का प्रभाव झलकता है ना, जैसे मैंने बताया ही। अब भाई किसी पर भी जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो डेफिनेटली वो उसके एक्सपोज़र ज़रूर हुआ होता है, यानी कि उसके संपर्क में आया होता है। उसी तरह प्लेटो जो हैं वो सुकरात के संपर्क में रहे बहुत समय तक, उनसे शिक्षा ग्रहण की, तो उनके विचारों का भी उन पर प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो इसी संदर्भ में मैक्सी का क्या कहना है, मैक्सी एक विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। तो उन्होंने लिखा है कि प्लेटो ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है। ठीक है, तो मैक्सी का कहना है कि जो प्लेटो हैं उन्होंने क्या किया, अपने शिक्षक के जो विचार हैं यानी कि सुकरात के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है, यानी कि पूर्ण रूप से अपना लिया है। किसने, प्लेटो ने। किसके विचारों को, सुकरात के विचारों को पूर्ण रूप से अपना लिया है, ऐसा किसका कहना है, मैक्सी का। तो इस तरह से स्टेटमेंट देकर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो 10 मार्क्स में जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे देते हैं और आपसे बोलते हैं इस पर आप कमेंट करें ना, टिप्पणी करें। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि प्लेटो ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया, यहाँ पर लिख देंगे मैक्सी। ठीक है, और उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए बोल देंगे। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। ठीक है, इसके अलावा सुकरात के जिन विचारों का प्लेटो पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो निम्न है, यानी कि अब हम देखते हैं कि प्लेटो पर कौन कौन से प्रभाव थे जो कि सुकरात के पड़े हैं ना। सुकरात के किन विचारों का प्लेटो पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं। एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये है हमारा कि सुकरात के क्या क्या प्रभाव थे जो कि प्लेटो पर पड़े। तो इसमें पहला है सद्गुण और ज्ञान में अभेदता, यानी कि नॉलेज इज वर्च्यू। सुकरात जो थे उनका मानना था कि जो नॉलेज है वही वर्च्यू है, यानी कि सुकरात के अनुसार ज्ञान एवं सद्गुण अभिन्न है, यानी कि ज्ञान और सद्गुण दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ें हैं। यानी कि जो ज्ञान मात्र ज्ञान के लिए अर्जित किया गया हो, सुकरात का ऐसा मानना था कि जो ज्ञान या नॉलेज सिर्फ ज्ञान के लिए अर्जित की गई हो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है ना। यानी कि उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करते रियल लाइफ में, व्यवहारिक रूप में जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तब तक उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान मात्र सूचनाओं का संकलन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के साथ उसका गहरा संबंध है। यानी कि सुकरात का मानना था कि सूचनाओं का संकलन ही ज्ञान नहीं है बल्कि उसका चरित्र निर्माण के साथ गहरा संबंध भी होना चाहिए, है ना। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक पुस्तक थी जो अभी हमने पहले डिस्कस की थी प्लेटो के ग्रंथ में, तो जो रिपब्लिक का जो केंद्रीय विषय है वो इसी बात पर है कि सद्गुण और ज्ञान में अभेदता है। ठीक है, तो इस पुस्तक में, क्योंकि प्लेटो की पुस्तक में इसका हमें डायरेक्ट प्रभाव दिखता है, सद्गुण और ज्ञान में अभेदता। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जो कि प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव पड़ा। एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं
सद्गुण के स्वरूप यानी टाइप ऑफ वर्च्यूज। तो इस संदर्भ में प्लेटो सुकरात का ऋणी दिखता है। दोबारा से सुकरात की भांति प्लेटो का भी मानना है कि, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इसी बात में है कि उसमें वह गुण हो। ठीक है, जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। यानी कि प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इसी बात में है कि उसमें वह गुण हो जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। दोनों के मत में विवेक, साहस, संयम और न्याय संयुक्त रूप से मानवीय गुण या उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं एक बार। शासन का संचालन। तो सुकरात की भांति प्लेटो का भी मानना है कि शासन एक विशिष्ट कला है। यानी कि जो शासन करता है उसको पास एक विशिष्ट कला होती है, यानी कि जिसमें शासन की योग्यता है उसे ही शासन करना चाहिए। ये सुकरात का मानना था और प्लेटो ने भी इस बात को एज इट इज़ अपनाया है। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जनता को एक रोगी के समान माना है और शासक को एक सामाजिक डॉक्टर की भांति। यानी कि जो जनता है वो रोगी है, किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जो इलाज कर सकता है वो शासक ही कर सकता है, जो कि एक सामाजिक डॉक्टर की भांति है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक शासक को डॉक्टर की उपमा दी है, वहीं जो जनता है उसको एक रोगी के समान बताया है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि सुकरात के प्लेटो के अध्ययन में, शिक्षण प्रणाली में, साथ ही साथ उनके ग्रंथ में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटो के ऊपर जो सुकरात का प्रभाव था आप इन 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये है आपकी प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार सुकरात का सत्ता का सिद्धांत है। यानी कि जो प्लेटो की दार्शनिक पद्धति है उस पर सुकरात की सत्ता का सिद्धांत का असर दिखता है। ठीक है, उसके आधार पर ही प्लेटो की दार्शनिक पद्धति टिकी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ था कि यथार्थता वस्तुओं के विचारों में अंतर्निहित होती है। यानी कि जो यथार्थ है, रियल है, वो वस्तुओं के जो थॉट्स हैं, वस्तुओं के विचारों के अंदर ही अंतर्निहित होती हैं। ठीक है, उसके साथ वह पूर्ण, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील सत्ता है जो इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थों के मूल में निवास करती है। वहीं प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का केंद्र है। क्या कहा कि वह पूर्ण, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील सत्ता है जो इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थों के मूल निवास करती है। वहीं प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का केंद्र है। यानी कि यही चीज़ क्या है, प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन है उसका केंद्र भी हमें दिखाई देता है। देन एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बर्नेट ने कही है। बर्नेट के अनुसार प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं का वह विकास है जो प्लेटोनिक निष्कर्षों के रूप में रिपब्लिक में उद्भत हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो बर्नेट कह रहे हैं कि जो सुकरात के विचार थे वो कहीं ना कहीं प्लेटो की रिपब्लिक में एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं। उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट कही गई है, क्योंकि जो सुकरात ने बात कही थी ज्ञान के बारे में और वर्च्यू जो बताए उन्होंने, ज्ञान और नॉलेज में अभेद्यता, तो उसी चीज़ को बर्नेट ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट स्लाइड अपनी। रिपब्लिक का स्वरूप एवं विषय वस्तु के बारे में जान लेते कि जो प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, उसका स्वरूप और विषय वस्तु क्या थी। तो देखते हैं, रिपब्लिक का जो केंद्रीय विषय है वह अच्छे मनुष्य और उसके अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना है। यानी कि जो रिपब्लिक में मेन बात जो प्लेटो ने बताई है, जो केंद्रीय विषय रहा है, वो क्या है कि अच्छे मनुष्य और उसके अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना। यानी कि एक अच्छे
मनुष्य अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना, यानी कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए, उसके साथ साथ उसके अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना, यानी कि अच्छे जीवन को प्राप्त करने में जो जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण करना। ये रिपब्लिक का क्या है, केंद्रीय विषय रहा है, इस पर चर्चा की गई है। अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन केवल आदर्श राज्य में ही संभव है। प्लेटो ने कहा है कि जो अच्छा मनुष्य है और उसका ऑब्वियस सी बात है कि अगर अच्छा मनुष्य होगा तो अच्छा जीवन होगा, तो इन दोनों चीज़ को कहाँ पर अचीव किया जा सकता है, एक आदर्श राज्य में ही अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके आगे रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है, यानी कि जो रिपब्लिक बुक है उसका जो आचार शास्त्र आरंभ है, यानी कि रिपब्लिक की जो शुरुआत है वो आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। ठीक है, तो नैतिक दर्शन की जो समस्याएं, आचार शास्त्र की जो समस्याएं, उससे प्रारंभ होता है क्या, रिपब्लिक की जो रिपब्लिक जो बुक है प्लेटो की, उसके साथ साथ रिपब्लिक में बताया गया है कि नैतिक गुणों का विकास केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है, यानी कि व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, मात्र शिक्षा द्वारा। यानी कि जब शिक्षा अच्छे तरह से दी जाएगी व्यक्ति को, तभी उसके अंदर क्या हो सकता है, नैतिक विकास हो सकता है, नैतिक विकास संभव है। ठीक है, इसे इतिहास के दर्शन का ग्रंथ भी कहा जा सकता है, यानी कि रिपब्लिक को क्या कहा जा सकता है, इतिहास के दर्शन का ग्रंथ। क्यों कहा जा सकता है इसे इतिहास के दर्शन का ग्रंथ, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य का पतन भ्रष्ट शासन से किस प्रकार होता रहता है, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो राज्य का पतन है वो भ्रष्ट शासन से किस प्रकार होता रहता है। इस आधार पर जो प्लेटो की ग्रंथ है रिपब्लिक, उसको क्या कहा जा सकता है, दार्शनिक इतिहास के दर्शन का ग्रंथ कहा जा सकता है। देन आगे रिपब्लिक में प्लेटो ने ऐसे शासन तंत्र के निर्माण करने की चेष्टा की है जिसमें शासकों की अकुशलता के स्थान पर ज्ञान पर आधारित क्षमता और योग्यता का शासन है। यानी कि रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या किया है, एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करने की कोशिश की है जिसमें क्या हो, अकुशलता के स्थान पर ज्ञान पर आधारित क्षमता और योग्यता का शासन हो। क्योंकि प्लेटो ने अपने स्टार्टिंग के जीवन में देखा था कि किस तरह से एथेंस का जो समाज था वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका था, वहाँ पर शासन व्यवस्था बहुत ही खराब थी, निरंकुश थी। तो उसी पर आधारित, उससे प्रभावित होकर प्लेटो ने क्या बनाया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जिसमें अकुशलता के स्थान पर ज्ञान आधारित क्षमता और योग्यता का शासन हो, यानी कि जो व्यक्ति शासन करने के योग्य हो वही शासन करना चाहिए, उसे ही शासन करना चाहिए, तभी एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। अब ऐसे व्यक्ति को खोजा कैसे जाए, कि कैसे पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति शासन करने के योग्य है, तो इसके लिए प्लेटो ने क्या जवाब दिया कि ऐसे शासक को खोजने के लिए जो शासन के लिए योग्य हो, प्लेटो ने एक अत्यंत विस्तृत शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है। यानी कि प्लेटो ने एक अच्छे और ज्ञानी शासक को ढूंढने के लिए, जो कि एक आदर्श राज्य में शासन करेगा, तो उसका पता लगाने के लिए, एक शासन व्यवस्था अच्छी करने के लिए किसका इंतज़ाम किया है, उन्होंने विस्तृत शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है, जिसके ज़रिए वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। यानी कि एक जो उत्तम शासक है, एक ज्ञानी शासक है, दार्शनिक शासक है, उसकी पहचान कैसे की जाएगी, वो शिक्षा व्यवस्था के ज़रिए की जाएगी। जो शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत अच्छा प्रभावी प्रदर्शन करेगा, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, शासक बनाया जाएगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आदर्श शासन की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में रूसो का कहना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर भी आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, 10 मार्क्स में है ना। तो इसमें क्या है कि यही कारण है कि रूसो ने कहा है कि प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक एक महानतम शिक्षा का ग्रंथ है। यानी कि रूसो ने क्या कह दिया, रूसो ने कहा है कि जो रिपब्लिक बुक है वो शिक्षा का ग्रंथ है, यानी कि वो राजनीति के ग्रंथ से ज़्यादा एक शिक्षा का ग्रंथ मानते हैं रिपब्लिक को।
है ना। तो प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक एक महानतम शिक्षा का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और शिक्षा पर जोर देने के साथ ही उसने क्या किया, शिक्षा के ज़रिए आदर्श या दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जो व्यक्ति आदर्श राज्य में शासन करेगा उसकी पहचान कैसे की जाएगी, शिक्षा के द्वारा। तो इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है अपने आदर्श राज्य को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए जो रूसो थे उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक एक महानतम शिक्षा ग्रंथ है, यानी कि उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ से इसको एक शिक्षा ग्रंथ की उपाधि ज़्यादा दी है, एक महानतम शिक्षा ग्रंथ बता दिया है किसने, रूसो ने। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, ठीक है। तो अब इसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये क्या है कि प्लेटो की रिपब्लिक की रचना के पीछे क्या मुख्य सामाजिक कारण थे, ठीक है। तो इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक थी ये मैंने बताई दी है, उसकी रचना के पीछे क्या मुख्य सामाजिक कारण थे, यानी कि आप लिख सकते हैं इसमें जो एथेंस की तत्कालीन समस्याएं थी कि सुकरात को जहर दे दिया गया था और शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी और निरंकुश शासक थे। तो इन सब के चलते प्लेटो ने क्या करा है, अपनी रिपब्लिक की रचना की है और उस रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक प्रणाली बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।